प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 2 में भारत दुर्दशा नाटक के बारे में बातचीत करेंगे। यह नाटक आपके प्रश्न पत्र 2 में इकाई 1 में दिया गया है। इकाई 1 में भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी को भी रखा गया है। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आज हम भारत दुर्दशा पर अपनी बातचीत को केंद्रित रखेंगे और इस पर जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह के प्रश्न इस नाटक पर आपके आ सकते हैं, और उसके बाद इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। और समीक्षा करने के बाद हम इस नाटक का जो मूल रूप है उसको भी पढ़ेंगे, उसका भी पाठ हम लोग करेंगे। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि आपको इस नाटक के बारे में जो मूलभूत चीज़ें हैं, इस नाटक की रचना का उद्देश्य क्या था और इस नाटक का क्या कथानक क्या है, ये किस प्रकार का नाटक है और इसकी भाषा कैसी है, इसकी शैली कैसी है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आप इस नाटक के बारे में बातचीत करने में सक्षम हो सकेंगे और इसके बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने में भी आप लोग सक्षम हो पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह भी कहा जाता है या आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने नाटकों से ही गद्य रचना की शुरुआत की थी। कई प्रकार के मौलिक और अनुदित नाटक उन्होंने लिखे थे। उनके बारे में हम अपने पाठ की जो शुरुआत है आज उन्हीं के परिचय से करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन से नाटक लिखे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारतेंदु से पूर्व रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह अपना आनंद रघुनंदन नाटक लिख चुके थे। इस नाटक में राम कथा का वर्णन है। नाटक पद्यात्मक अधिक और ब्रजभाषा गद्य में है। यह नाटक छंद, गद्य, पात्र प्रवेश आदि तथा अन्य नाट्य लक्षणों से समन्वित आगामी नाट्य युग का अग्रदूत है। तो हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी नाटक, जिसे हम कहेंगे जो हिंदी खड़ी बोली में लिखा हो और उसमें भारतीय नाट्य परंपरा के अनुरूप सभी नाटकीय तत्वों का समावेश हो, इस प्रकार के नाटकों की अगर शुरुआत मानी जाए तो वह शुरुआत आनंद रघुनंदन नाटक से मानी जा सकती है, जिसके लेखक याद रखना है आपको, विश्वनाथ सिंह थे। इस नाटक में रघुनंदन यानी रघुकुल के श्री राम का वर्णन है और यह नाटक पद्यात्मक है। इसमें पद्यात्मक भाषा लिखी गई है और ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया है। ये इसकी कमी है कि इसको खड़ी बोली का प्रथम नाटक इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि इसकी भाषा में ब्रजभाषा की प्रधानता ज़्यादा है, खड़ी बोली कम है। और इस नाटक को आगामी जो नाट्य युग हमारा हिंदी साहित्य का चला उसका एक अग्रदूत कहा जा सकता है। यानी उसमें सभी नाटकीय तत्वों के लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं और इन नाटकों का पूर्वज वो कहा जा सकता है। विशुद्ध नाट्य रीति के अनुसार भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र
उपनाम गिरधर दास। समय काल 1833 से 1860 ईस्वी। ने नहुष नामक नाटक की रचना 1859 ईस्वी में की। यद्यपि उसकी पूरी प्रति अब अप्राप्य है। तत्पश्चात 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के आरंभिक नाटकीय तत्वों से संयुक्त हिंदी नाटकों की। तो पहले नंबर पे हमने देखा आनंद रघुनंदन है। दूसरे नंबर पर जो नाटक है वो है नहुष। उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र जी। इन्होंने नहुष की जो बड़ी नाटकीयता से परिपूर्ण कहानी है, पौराणिक कथा है, उस पर नाटक लिखा। आपको पता है कि नहुष एक इंद्र था। नहुष एक इंद्र था। इस वाक्य से आपको पता चलता है कि जो इंद्र जो था वो किसी व्यक्ति विशेष का प्रतीक नाम नहीं था, बल्कि इंद्र एक प्रकार का पद होता था। जैसे राजा, महाराजा, बादशाह, नवाब, है ना, उसी तरह से ये भी एक पद होता था इंद्र। तो नहुष भी एक इंद्र का नाम था। इसकी जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। उसमें नाटकीयता से परिपूर्ण उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए इस पर काफ़ी नाटक और उपन्यास कहानियाँ लिखी गई है। तो इसी पर इसमें होता यह है कि नहुष नाम का एक मृत्युलोक में राजा होता है या एक ऋषि होता है जो सदाचारी होता है, अच्छा होता है। और जब इंद्रलोक में इंद्र पर दानवों का आक्रमण होता है तो इंद्र गद्दी छोड़ के भाग जाते हैं। पीछे से देवता जब इंद्रासन खाली देखते हैं तो नहुष की सदाचारिता देख करके उसको वहाँ पर राज सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। तो वहाँ पर रहते हुए ये जो नहुष है, इससे एक त्रुटि होती है, और यह इंद्र की पत्नी, अपने पूर्ववर्ती इंद्र की पत्नी से प्रणय निवेदन कर देते हैं। तो जब इस बात की पता देवताओं को लगता है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, और वो फिर पहले वाले इंद्र को खोज करके ले आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तो पहले वाला इंद्र कहता है कि यदि तुम सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ करके, सप्त ऋषि तुम्हें पालकी में बिठा करके इंद्रलोक ले आएँ तो मैं तुम्हें इस सची का विवाह तुमसे कर सकता हूँ। तो नहुष जाकर के सप्त ऋषियों से इस प्रकार का निवेदन करता है। तो सप्त ऋषि इस बात से बहुत नाराज़ हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और उसे सांप बनने का श्राप दे देते हैं। तो इस प्रकार का ये एक नाटक है जो बड़ा ही रोचक, इसकी कहानी बड़ी रोचक है। तो ये नाटक उनके पिताजी ने लिखा था, यानी जिनका नाम था गिरधर दास, और उपनाम गिरधर दास था और मूल नाम उनका गोपाल चंद्र था। तत्पश्चात एक राजा लक्ष्मण सिंह हुए। उन्होंने कालिदास कृत शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि खड़ी बोली में जो तत्सम शब्द प्रदान खड़ी बोली है उसके बड़े ही समर्थक थे, उन्होंने भी शकुंतला, जो अभी कालिदास की प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका हिंदी में अनुवाद किया। तो ये नाटक, इस नाटक की बहुत तारीफ़ हुई, और इसकी खास तौर से जो उस नाटक में जो खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया था वो उसकी प्रशंसा तात्कालीन सभी विद्वानों ने की। तो ये 3 नाटक हिंदी में लिखे जा चुके थे भारतेंदु से पहले। एक तो आनंद रघुनंदन, एक नहुष और एक शकुंतला। इसके बाद आता है स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विद्यासुंदर। अब ये जो विद्यासुंदर नाटक है ये एक अनुदित नाटक है।
और इसके मूल लेखक संस्कृत के चोर कवि हैं। कुछ विद्वान चोर कवि को इस चोर विद्यासुंदर या चोर पंचाशिका का लेखक मानते हैं, कुछ कवि विल्हण कवि को चोर पंचाशिका का लेखक मानते हैं। अब इसका मूल संस्कृत के अंदर जो नाटक का नाम है वो तो है चोर पंचाशिका, यानी 50 श्लोक हैं जो चोर कवि के द्वारा लिखे गए। वो कवि वास्तव में विल्हण थे, लेकिन उन्होंने राजकुमारी से गुप्त प्रेम किया था, चोरी से प्रेम किया था, इसलिए उनका नाम चोर कवि प्रसिद्ध हो गया। इस चोर पंचाशिका नाटक में विल्हण ने गुप्त प्रेम की व्यथा कथा बड़े रोचक ढंग से की है, जो युवाओं को बड़ी पसंद आती है। और इसमें विरहकुल प्रेमियों की मनोदशाओं का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन मिलता है। बहुत नाटकीयता है और ये जो नाटक है वो दर्शकों की तालियां बटोरने में बहुत ही सक्षम होता है। तो इस नाटक का चोर पंचाशिका का पहले अनुवाद किया गया बांग्ला भाषा में विद्यासुंदर नाम से, और उसी विद्यासुंदर का, क्योंकि इसका पात्र सुंदर है, सुंदर नामक युवा है, उस का हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 ईस्वी में किया। ये सन आपको याद रखना, 1868 ईस्वी में पहला नाटक आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जिसका नाम है विद्यासुंदर। खास बात यह है कि ये नाटक है वो एक अनुदित नाटक है। उसके बाद में हम बात करें फिर किस तरह से अनुदित नाटकों की श्रृंखला भारतेंदु जी नाटक लिखने के क्रम में, अपनी भूमिका बनाने के क्रम में, अपनी लेखनी को परिष्कृत करने के क्रम में अनुवादों से अपनी शुरुआत करते हैं। और 1872 ईस्वी में कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का पाखंड विडंबन नाम से अनुवाद करते हैं, जिसमें धार्मिक पाखंडों का खंडन किया गया है। यह भी अनुदित नाटक है। फिर 1873 में कांचन कवि का धनंजय विजय का अनुवाद करते हैं। धनंजय विजय की कहानी हमने बताई थी कि धनंजय जो है वो अर्जुन का नाम है, और अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के यहाँ पर किन्नर बनकर के रहना पड़ा था, या यूँ कहें कि जो किन्नर बन करके उनको रहना पड़ा था, और उस किन्नर बन करके वो वहाँ की जो राजकुमारी है विराट की जो पुत्री है उसको नाट्य और संगीत की शिक्षा देते हैं। और उसी दौरान राजा विराट की गायों को कौरव हर के ले जाते हैं, चुरा करके ले जाते हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। फिर धनंजय इस बात का दावा करते हैं कि मैं गायों को छुड़ा के ला सकता हूँ, क्योंकि वो तो स्वयं अर्जुन ही थे, लेकिन वो उस औरत के वेश में रहते थे, हिजड़े के वेश में रहते थे। तो फिर बाद में इस बात पर उसकी हंसी उड़ाई जाती है कि ये क्या लेकर के आएंगे गायों को, लेकिन अर्जुन जाते हैं और फिर गायों को छुड़ा करके लाते हैं। तो इस बात की बड़ी तारीफ़ होती है। और फिर बाद में वो जो राजकुमारी है जिसका नाम उत्तरा होता है, उत्तरा से अर्जुन का विवाह राजा करवाना चाहता है। जब उन्हें असलियत पता चलती है कि ये वास्तव में कौन है, तो फिर बाद में अर्जुन, क्योंकि वो तो उनकी पुत्री के समान थी, उनकी शिष्या थी, तो उससे विवाह न करके उसका विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से करवाते हैं। इस प्रकार का बड़ा ही रोचक इसका कथन है, नाटकीयता इस कथानक में निहित है, इसलिए इस पर उन्होंने कांचन कवि के इस धनंजय विजय पर का जो नाटक था उस पर हिंदी में नाटक लिखा। फिर हम बात करें अगर भारतेंदु जी के नाटकों की, तो 1875 में राजशेखर कृत कपूर मंजरी, जो एक प्रकार का सट्टक है। अभी राजशेखर, मैंने आपको पहले बताया था कि सट्टक नाटक का ही दूसरा नाम है इसमें प्राकृत भाषा में।
प्राकृत भाषा में नाटकों को षट्टक कहा गया है। तो ये जो कपूर मंजरी है वो उस पर लिखा गया है। इसी तरह से 1878 में संस्कृत के नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का उन्होंने अनुवाद किया। और अंत में 1880 के लगभग शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाराज नाम से अनुवाद उन्होंने किया। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लेखन की शुरुआत अनुवादों से की। इससे उनको नाटकों का शिल्प समझ में आया, उनको बहुत सारी चीज़ें संस्कृत के नाटकों से उन्होंने समझी अनुवाद के द्वारा। और अंग्रेजी के भी एक नाटक जो प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद था, है ना, उसका भी उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया। हालांकि यह अनुवाद अपूर्ण मिलता है, पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे, अब तक हमने जो बात की वो आपको याद रखने की कौन कौन से जो नाटक है वो भारतेंदु के अनुदित नाटक है और कौन कौन से मौलिक नाटक है। कई बार विद्यार्थी मौलिक नाटकों को अनुदित नाटक बता देता है और अनुदित नाटकों को मौलिक नाटक बता देता है। तो हमें ये अलग अलग स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कौन से नाटक अनुदित है और कौन से नाटक मौलिक है। तो अभी हमने जो पढ़े, जैसे कि विद्या सुंदर है, उसके बाद में धनंजय विजय है, उसके बाद में कपूर मंजरी है, मुद्रा राक्षस है, ये जो प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन है, इन सभी नाटकों को हम उनके अनुदित नाटक कहते हैं। अब शुरुआत होती है उनके मौलिक नाटकों की। तो मौलिक नाटक कौन कौन से लिखे? तो उनका पहला जो मौलिक नाटक था वेदिकी हिंसा न भवति। ये नाटक एक प्रकार का प्रहसन है जो 1873 ईस्वी में लिखा गया। याद रखना, पहला मौलिक नाटक है वेदिकी हिंसा न भवति, जो 1873 ईस्वी में लिखा गया। एक प्रहसन है और इसमें जो बलि प्रथा है, जो जानवरों की बलि दी जाती है, यज्ञों में जानवरों की बलि दी जाती थी, उस पर एक हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण ये नाटक लिखा गया है। इसके नाम से ही पता चलता है कि वेदिकी यानी यज्ञ वेदी में होने वाली हिंसा नहीं कहलाती है, हिंसा नहीं होती है। इस प्रकार इसके नाम से ही व्यंग्यात्मकता टपकती है। आगे बात करें तो दूसरा जो उनका नाटक आता है मौलिक नाटक, वो है सत्य हरिश्चंद्र। ये 1875 ईस्वी में आता है। और सत्य हरिश्चंद्र आपको पता है कि इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ और महात्मा गांधी ने भी जब इसका मंचन देखा इस नाटक का, तो उन पे भी सत्य और अहिंसा के प्रति जो एक प्रेरणा उनको मिली, वो इसी नाटक को बचपन में देखने से मिली। तो नाटकों का काम समाज में मूल्यों की स्थापना भी होता है, ये इस नाटक से पता चलता है। फिर बाद में श्री चंद्रावली नाटक आया। ये नाट्य गीति है। चंद्रावली आपको पता है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी थी। भारत दुर्दशा नाटक, जो हमारे पाठ्यक्रम में निहित है, यह नाटक आपको याद रखना है कि 1880 में आया, लेकिन कुछ विद्वान इसका जो रचनाकाल है वो 1880 मानते हैं, लेकिन बाबू ब्रजरत्न दास नामक जो आलोचक है वो इसका रचनाकाल 1876 ईस्वी मानते हैं। ये एक प्रकार का नाट्य रासक है, याद रखना है, आपके पाठ्यक्रम में है। तो नंबर 1 तो कि ये कब रचा गया, भारत दुर्दशा कब लिखा गया, 1880 ईस्वी में, और बाबू ब्रजरत्न दास के अनुसार 1876 ईस्वी में। और ये किस प्रकार का नाटक है? तो ये नाट्य रासक प्रकार का रूपक है या नाटक है। उसके बाद में उनके अन्य जो मौलिक नाटक है वो उनमें से नीर देवी, जो पंजाब की एक सती और वीरांगना महिला थी, उसके बारे में है।
ये गीति रूपक है। और फिर आया उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, जो 1881 ईस्वी में आया, और ये प्रकार का प्रहसन है जो बहुत ही अभी भी मंचित होता है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, इनका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाटक अंधेर नगरी है। उसके बाद में आता है उनका प्रेम जोगिनी, जो 1875 में आता है। ये अपूर्ण है, एक प्रकार की नाटिका है। फिर सती प्रताप आता है जो 1883 में आता है, वो भी अपूर्ण एक गीति रूपक है। ये इनके प्रमुख नाटक अनुदित और मौलिक हैं। अब इनको भारत में आधुनिक हिंदी नाटक का जनक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने न केवल नाट्य तत्वों से परिपूर्ण नाटकों की रचना की, प्रचुर मात्रा में रचना की, और तीसरा काम इन्होंने कि नाटक का जो सिद्धांत है, हिंदी नाटक के सिद्धांत के मानदंड इन्होंने तय किए, और बाकायदा इन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक निबंधों की नाटक पर लिखी, जो 1883 में प्रकाशित हुई। और अपने संस्कृत और अंग्रेजी नाट्य शास्त्र के अध्ययन के आधार पर उन्होंने हिंदी नाट्य शास्त्र नाटक का निर्माण किया। ये एक प्रकार का नाट्य शास्त्र था जिसमें अंग्रेजी और संस्कृत के जो नाट्य शास्त्र है उनके अध्ययन के फलस्वरूप हिंदी की जो नाट्य सिद्धांत है वो किस प्रकार से होने चाहिए आधुनिक हिंदी के, उसका इसमें वर्णन है। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। ये पुस्तक का कथानक क्या है और ये कब लिखी गई। इस पुस्तक में भारतेंदु जी ने नाट्य शास्त्र का देश काल और अवस्था के अनुसार परिवर्तित दशा के प्रकाश में अध्ययन कर प्राचीन और नवीन का समन्वय उपस्थित किया है। प्राचीन यानी संस्कृत नाट्य परंपरा और इस प्रकार भारतेंदु ने सामाजिक एवं राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम तत्व पर आधारित नाटक लिखे हैं। यहाँ हमने जो जितने भी नाटक उनके देखे हैं उनमें कुछ भारतेंदु जी के नाटकों में सामाजिक विषयों पर भी नाटक लिखे, सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, धार्मिक पाखंड है उन पर नाटक लिखे, राजनीतिक जो समस्याएं हैं उन पर नाटक लिखे। जैसे भारत दुर्दशा है, वो एक प्रकार का उनका राजनीतिक समस्याओं पे और भारत की सामाजिक समस्याओं पे लिखा हुआ नाटक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंदी में जो नाटक है उसमें 3 अलग अलग जो धाराएं शुरू हुई। जैसे नंबर 1 सामाजिक नाटक की धारा, दूसरी राजनीतिक और पौराणिक नाटक की धारा, और तीसरी प्रेम संबंधी नाटक की धारा। ये तीनों ही धाराओं के प्रवर्तक भारतेंदु जी ही ठहरते हैं। और उसके बाद में उनके समकालीन जो भारतेंदु मंडल के नाटककार थे उन्होंने उन्हीं की पद्धति पर बहुत से नाट्य साहित्य की रचना की, जिनमें श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर ने रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर जैसे नाटक लिखे, और राधा कृष्ण दास ने दुखिनी वाला, किशोरी लाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी महानाटक की रचना की। इस तरह से उनकी परंपरा को इन लोगों ने आगे बढ़ाया, और सामाजिक एवं धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों और राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप उत्पन्न आंदोलनों ने तात्कालीन नाट्य साहित्य के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करने का काम किया। अब हम भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य का परिचय प्राप्त करने के बाद आज हम शुरुआत कर देते हैं आपके पाठ्यक्रम की जो रचना है भारत दुर्दशा, उसका थोड़ा परिचय हम लोग लेते हैं। अपने ग्रंथ नाटक में भारतेंदु जी ने नाटक के 3 भेद किए हैं। याद रखने आपको 3 भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 काव्य मिश्र, नंबर 2 शुद्ध कौतुक,
और तीसरे वर्ग में उन्होंने रखा है भ्रष्ट। शुद्ध कौतुक के अंतर्गत उन्होंने कठपुतली, बाजीगरी आदि के खेलों को माना है। और भ्रष्ट के अंतर्गत इंद्र सभा, रास यात्रा, लीला, पारसी कंपनियों के नाटक उन्होंने माने हैं। शुद्ध कौतुक के अंतर्गत कठपुतली, बाजीगरी आदि नाटक, भ्रष्ट के अंतर्गत इंद्र सभा, रास यात्रा, लीला और पारसी कंपनियों के नाटक, और काव्य मिश्र जो वर्ग उन्होंने नाटकों का बनाया है उसमें उन्होंने प्राचीन और नवीन दो भेद माने हैं। और प्राचीन के अंतर्गत भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य के रूपक और उपरूपक की गणना उन्होंने की है। और नवीन भेद के संबंध में उनका कथन इस प्रकार है। नवीन जो नाटक है उनके बारे में भारतेंदु जी क्या कहते थे उसका हम थोड़ा यहाँ पर अवलोकन कर लेते हैं। उन्होंने उस नाटक नामक निबंध में लिखा है कि आजकल यूरोप के नाटकों की छाया पर, यानी उनको आधार बनाकर जो नाटक लिखे जाते हैं और देश में जिस चाल से बहुत से नाटक बन भी चुके हैं वह सब नवीन भेद में परिगणित है। वो सब नवीन प्रकार के काव्य मिश्र हैं। प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता बार बार दृश्यों के बदलने में है। कि नवीन जो नाटक हैं उनकी मुख्य विशेषता उन्होंने बताई है कि प्राचीन संस्कृत परंपरा में बार बार दृश्य नहीं बदले जाते थे, जबकि इन नाटकों में बार बार दृश्यों के बदलने की विशेषता पाई जाती है। और इसी हेतु एक एक अंक में अनेक अनेक गर्भांकों की कल्पना की जाती है, क्योंकि इस समय में नाटकों के लेखों के साथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समझा गया है। बार बार दृश्य बदलना ये आधुनिक नाटक की प्रमुख विशेषता भारतेंदु जी ने मानी है। ये नवीन नाटक मुख्यतः दो भेदों में बटे हैं, एक नाटक, दूसरा गीति रूपक, जिनमें कथा भाग विशेष और गीत न्यून हो वह नाटक, और जिसमें गीत विशेष हो वह गीति रूपक। जैसे चंद्रावली है वो गीति रूपक है इनका, और बाकी भारत दुर्दशा है वो नाटक है। वह दोनों भेद इतने किए जा सकते हैं, ये दोनों भेद दोनों कथाओं के स्वभाव से अनेक प्रकार के हो जाते हैं, किंतु उनमें मुख्यतः भेद इतने किए जा सकते हैं। यथा नंबर 1 संयोगात, अर्थात प्राचीन नाटकों की भांति जिसमें कथा संयोग पर समाप्त हो। वियोगात, वियोगांत यानी जिसकी कथा अंत में नायिका व नायक के मरण व और किसी आपद अथवा जिस आपद घटना पर समाप्त हो। जैसे रणवीर प्रेम मोहिनी को उन्होंने एक वियोगांत या दुखांत नाटक माना है, और हिंदी का पहला दुखांत नाटक यही माना जाता है। तो हम जानते हैं कि आधुनिक जो पाश्चात्य नाट्य है उसमें दो प्रकार के नाटक माने गए हैं, एक तो कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। तो ये उसी की बात यहाँ भारतेंदु जी कर रहे हैं। और हिंदी का पहला जो ट्रेजेडी नाटक है या दुखांत नाटक है वो उन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी को माना है। और तीसरा उन्होंने प्रकार माना है नवीन नाटकों का मिश्र, जिसके अंत में कुछ लोगों का तो प्राण वियोग हो और कुछ सुख पावे। मिश्र नाटकों में कुछ लोगों को तो प्राण वियोग हो, यानी जो मर जावे, और कुछ है वो सुख पाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्र नाटक होते हैं। इस नवीन नाटकों की रचना में मुख्य उद्देश्य ये होते हैं यथा श्रृंगार, हास्य, कौतुक
और समाज संस्कार और देश वत्सलता, ये नाटकों का उद्देश्य उन्होंने माने हैं। नवीन जो आधुनिक नाटक है, जो अंग्रेजी नाटकों से प्रभावित है, उसके मुख्य उद्देश्य उन्होंने माने हैं। नंबर 1, श्रृंगार का वर्णन करना और हास्य श्रोताओं दर्शकों को हंसाना, और कौतुक आश्चर्य भाव उत्पन्न करना, और समाज संस्कार, समाज का संस्कार करना, जैसे सत्य हरिश्चंद्र है। इसी तरह से देश वत्सलता, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना जगाना, जैसे भारत दुर्दशा में देश प्रेम की भावना परिपूर्ण है। श्रृंगार और हास्य के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं श्रृंगार और हास्य पर आधारित, जगत में प्रसिद्ध हैं। कौतुक विशिष्ट वह है जिसमें लोगों के चित्त विनोदार्थ किसी यंत्र विशेष द्वारा या किसी प्रकार अद्भुत घटना दिखलाई जाए। कोई अद्भुत घटना जो लोगों ने देखी नहीं हो, ऐसी काल्पनिक घटना का वर्णन हो तो वो कहलाएगा कौतुक। जैसे कौतुक के उदाहरण कठपुतली, बाजीगरी कौतुक में ही माना है। समाज संस्कारक नाटकों में देश की कुरीतियों को दिखलाना मुख्य कर्तव्य कर्म है। देश की कुरीतियाँ हैं उनको दिखलाना, जैसे पाखंड विडंबन है, वेदिकी हिंसा, हिंसा में बहुती, और भारत दुर्दशा, ये एक प्रकार से समाज संस्कार करने वाले नाटक है। यथा शिक्षा की उन्नति को दिखलाना, विवाह संबंधी कुरीतियों का निवारण करना, धर्म संबंधी अन्य विषयों में संशोधन आदि पर नाटक लिखा जाना। किसी प्राचीन कथा भाग का इस बुद्धि से संगठन की देश की कुछ किसी प्राचीन कथा का इस प्रकार से वर्णन करना कि उससे देश की कुछ उन्नति हो, इस प्रकार के अंतर्गत है। इसके उदाहरण है सावित्री चरित्र, दुखिनी बाला, बाल्य विवाह विदूषक, जैसा काम वैसा परिणाम, जय नरसिंह, चक्षुदान आदि। ये प्रमुख नाटक है जो भारतेंदु के समय में लिखे गए हैं, और नाटक नामक निबंध में उन्होंने इनको देश वत्सलता के नाटकों में या समाज संशोधन के नाटकों में स्थान दिया है। देश वत्सलता नाटकों का उद्देश्य पढ़ने वालों व देखने वालों के हृदय में स्वदेश अनुराग उत्पन्न करना है, और ये प्राय करुण और वीर रस के होते हैं। देश वत्सल नाटक करुण और वीर रस के होते हैं। उनके उदाहरण उन्होंने मार रहे हैं भारत जननी, नील देवी और भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो आपके पाठ्यक्रम में नाटक है, उसको भारतेंदु जी ने किस प्रकार का नाटक कहा है? उसको उन्होंने देश वत्सलता का नाटक कहा है। इन 5 उद्देश्यों को छोड़कर वीर, सख्य आदि अन्य रसों में भी नाटक बनते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में हमने भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख अनुदित और मौलिक नाटकों का परिचय प्राप्त किया। साथ ही भारतेंदु जी से पूर्व लिखे जा चुके प्रमुख नाटक, आधुनिक शैली के नाटकों का हमने वर्णन किया, और भारतेंदु जी के समय में किस प्रकार के नाटक लिखे गए थे, और भारतेंदु जी ने अपनी पुस्तक नाटक में नाटकों का किस प्रकार का विभेद किया था, उस पर भी हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। कल हम भारत दुर्दशा नाटक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद।